राजस्थान की सियासत में किरोड़ी लाल मीणा से लेकर हनुमान बेनीवाल से लेकर रविंद्र सिंह भाटी तक तमाम तरीके के मुद्दे गरमाए रहते हैं। इनके भाषण, बयानबाजी, राजनीतिक चर्चा से लेकर आम चर्चा का विषय बने रहते हैं। आज इन सब से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रा सिंघवी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल ही में अभी एक बयान सामने आया किरोड़ी लाल मीणा जी का, जिनको सुनकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने इस्तीफे देने का कारण समझाया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे रखा जाता हूं जहां कहीं भी कोई भी आपदा आती है। तो क्या कहते हैं आप कि बीजेपी सरकार के संकट मोचन के रूप में क्या सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही है? काम को देख कर केवल परिभाषा बनती है। सबसे पहले जब सीता को ढूंढने का मौका आया तो हनुमान को आगे किया गया था। उसके बाद में जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो संजीवनी लाने के लिए भी हनुमान को आगे किया गया था। अहिरावण जब राम और लक्ष्मण को पाताल में ले गया बलि देने के लिए, तभी हनुमान जी को आगे किया गया था। मेघनाद को जब वो लगी, लक्ष्मण को जब मूर्छित करने के लिए मेघवान के बाण काम आए, तो जान बचाने के लिए, संजीवनी लाने के लिए भी हनुमान को आगे किया गया था। जब सब जगह हनुमान को आगे किया, तब भगवान ने कहा कि आज से आपका नाम संकट मोचन होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि हर जगह आगे करके इस सरकार ने और पिछली सरकारों ने किरोड़ी लाल मीणा को संकट मोचन की परिभाषा दी है? चाहे वो वसुंधरा का राज हो, उन्होंने 2 बकरी वाला किस्सा बताया वो हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे बॉर्डर पर शिकायत हो, कुछ भी हो, आगे तो किरोड़ी लाल को ही करते हैं। अब परिभाषा में नाम देना नहीं देना ये आप पत्रकारों पर निर्भर है। लेकिन मिला क्या उनको सर? आगे होकर मिला क्या उनको अभी तक कुछ? हनुमान जी को क्या मिला था? राम भक्ति का पुरस्कार मिला था। उनको इतिहास ने दे दिया ना संकट मोचन का नाम। इससे बड़ा किरोड़ी क्या चाहते हैं? ये तो पुरस्कार मिलता ही नहीं है। ये नाम किसी को नहीं मिलता है। किसी को खुददार का मिलता है, किसी को गद्दार का मिलता है। ये नाम नहीं मिलता है। ये नाम मिलना ही अपने आप में किरोड़ी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं। लेकिन मंत्रिमंडल में जिस तरीके से विस्तार की संभावनाएं हैं, तो क्या लगता है कि इनाम उनको दिया जाएगा इन सब चीज़ों का? इनाम की परिभाषा गलत है। उनको वही दिया जाएगा जिसके वो काबिल है। और निश्चित रूप से वर्तमान मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्रियों से काबिल है, तो उन्हें वरीयता तो मिलेगी, महत्व तो मिलेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर आदमी के कुछ संबंध होते हैं, कुछ पुख्ता जानकारी के साधन होते हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री का तो कम से कम पद मिलेगा ही, और ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि संकट मोचन को तो नंबर 2 पोजीशन ही मिलनी चाहिए। राम ने हनुमान के भी किसी और को पोजीशन थोड़ी दी थी। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन जिस तरीके से अभी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब मैंने 3 महीने काम करके इतना सब कुछ किया, किसानों के लिए किया, नकली खाद बीज बनाने वालों पर गाज गिरी, आने वाले कुछ महीनों में अगर मैं काम करूंगा तो क्या लगता है आपको कौन टारगेट हो सकता है अगला? सारे भ्रष्टाचारी टारगेट होंगे। जो लिथार्जिक है, आलसी है, मंत्रिमंडल की कुर्सियां लेकर बैठे हैं, काम नहीं करते हैं, वो टारगेट नहीं होंगे। वो हीन भावना से पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि जब एक रेस में एक ही आदमी ज़्यादा दौड़ता है, तो पीछे रहने वालों को तो पीछे रहना ही पड़ता है ना। तो वो ये कुछ नहीं करेंगे। जनता फैसला करेगी। जनता कहेगी कि कौन किस योग्य है, कौन किस काबिल है, कौन किस जगह के लिए उचित है, कौन हाईकमान के लिए उचित है, कौन नरेंद्र मोदी के लिए उचित है, कौन अमित शाह के लिए उचित है, कौन लोकतंत्र के उचित। इसका फैसला आप और हम नहीं करेंगे, जनता करेगी। और मैं जानता हूँ 3 महीने के इस प्रयास में जनता वो फैसला करीब करीब कर चुकी है। जिस तरीके से एसआई भर्ती मामले को आपने देखा होगा, 2 फाड़ हो चुकी है। पहले तो क्रेडिट को लेकर हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में जो जंग छिड़ी, उस एक दिन की जंग के बाद माफीनामा भी हो गया, दोनों भाई भाई हो गए। क्या कहते हैं आप, क्रेडिट किसको जाएगा? नहीं कहा था कि बहुत जल्दी गलवैयाँ करते हुए दिखा दूंगा, आपके इंटरव्यू में भी कहा था। ये तो विचारांतर है, ये दुश्मनियाँ नहीं है, ये संघर्ष नहीं है। एक दूसरे ने मान लिया कि गलती हुई, एक ने बड़े भाई का अपमान किया, एक ने छोटे भाई को स्नेह नहीं दिया, तो चलता है। असलियत में ये कोई झगड़ा था ही नहीं।
अब रहा क्रेडिट का सवाल, न तो क्रेडिट हनुमान ले सकता है, न क्रेडिट किरोड़ी ले सकता है, न सरकार दे सकती है, न संस्था दे सकती है। क्रेडिट तो जनता देती है, और जब जनता क्रेडिट देगी तो कार्य के हिसाब से देगी। इसलिए हमको इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए कि किसको क्या क्रेडिट मिलेगा। हमें केवल इतना ही मात्र कहना चाहिए कि जनता जिसको उचित समझेगी उसको क्रेडिट देगी। और आज की तारीख में जहाँ मैं जानता हूँ, इस सारी लड़ाई का जो बीजारोपण किया था, बीज डाल करके जो किया था, संघर्ष को खड़ा किया था, तो किरोड़ीलाल मीणा ने किया था। हाँ, आगे जाकर के उसको पोषण करने के लिए थोड़ी बहुत खाद बीज हनुमान बेनीवाल ने दी है। मैं किसी एक को 100% क्रेडिट नहीं देता, पर यह बात तय है, सारा लड़ाई और झगड़ा, सारी जड़ें, सारा गुस्सा, सारा संघर्ष और सारे सबूत, सारे प्रमाण किरोड़ीलाल मीणा लाया था। इसलिए किरोड़ीलाल का मीणा तो है ही है। किरोड़ीलाल के इस अभियान में कईयों ने मदद की होगी, हनुमान ने भी की है, तो मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन सर, कहानी जैसा कि हमने हमारे दर्शकों ने सुनी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है, तो यहाँ पर अब एंट्री हुई है रविंद्र सिंह भाटी की भी, जिन्होंने विधानसभा में उन 800 परिवारों को अपनी आवाज़ दी जो कहते हैं कि हमने तो ईमानदारी से परीक्षा दी थी, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है सरकार। तो क्या लगता है आपको कि अब जो क्रेडिट अगला आएगा, जिस तरह से एकल पीठ पर रोक भी लग गई है और उस फैसले को रोक दिया गया है, क्या कहते हैं आप कि अब भाटी इसका फ़ायदा ले जाए? ये रोक कब तक रहेगी ये मैं नहीं जानता, इस पर कमेंट भी नहीं करता। न्यायालय पर कमेंट करना भी नहीं चाहिए। यह लोकतांत्रिक भी है और एक गैर कानूनी भी है। पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, ये बात है कि जो लोग योग्यता के आधार पर चुने गए थे, उनकी बात अगर रविंद्र भाटी उठा रहा है तो ये किरोड़ी जी की नॉलेज में भी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि योग्य आदमियों को सजा दो। उन्होंने कहा जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, इस परीक्षा का गलत उपयोग किया है, इसमें गलत साधनों का प्रयोग किया है, गलत तरीक़ों से चयन करा, उन पर उन्होंने कहा जी रही है। अगर ये साबित कर देगा कोई आदमी अगली परीक्षा में कि नहीं वो तो काबिल था, योग्यता के आधार पर जीता है, तो किरोड़ी जी कोई व्यक्तिगत शत्रुता तो है ही नहीं किसी के साथ। सर, जिस तरीके से अभी राजस्थान की राजनीति में सक्रियता दिखाई दे रही है, वसुंधरा राजे की भी बार बार मीटिंग्स देख लीजिए आप, अलग अलग तरीके की मीटिंग्स की तस्वीरें आ रही हैं, कभी मोदी जी से मिलती है, कभी अमित शाह से मिलती है, तो क्या अब उनकी एक्टिवनेस कोई और रंग निकालने वाली है राजस्थान की सरकार का? क्या एक्टिव रंग निकालेंगे? मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो जाएगा, अच्छे मंत्रियों को जगह मिल जाएगी, जो फेलियर है उनको कमज़ोर कर दिया जाएगा, और क्या होना है इसके अंदर? अगर इस सक्रियता का अर्थ अच्छी तरह से छानबीन करके और चलनी में से किसी को निकालना है योग्यता की कसौटी पर, तो ठीक है। इसके अलावा तो वही है खींचातान, अपने अपने तरीके से लोग आगे आते हैं, अपनी कॉन्टेक्स्ट का फ़ायदा उठाते हैं, और मैं नहीं मानता कि इसमें इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पर कुछ लोगों ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है, बहुत बड़ा काम किया है, उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो जनता उसको अच्छा नहीं मानेगी। कौन है वो लोग? तो आप जानती हो, मैं व्यक्ति विशेष का नाम बताना उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन एक बात तो है ही, आप सारे पिक्चर, सारे अखबारों को देख लीजिए, टीवी चैनल्स को देख लिए, सर्वाधिक किसकी चर्चाएं होती है, कौन सर्वाधिक लोकप्रिय साबित होता है, कौन सर्वाधिक अच्छा दिखता है, कौन जनता के हित की बात करता है, कौन जनता के महत्व की बात करता है, जनता के हितों के लिए संघर्ष करता है, ये तो आप खुद ही समझ जाओगे। मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहती हो आप? नहीं, फिर भी सर, आप राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो उसका असर कुछ अलग होता है। हाँ, मैं मानता हूँ, इनमें एक नाम तो निश्चय ही है, सर्वाधिक काम अच्छा किरोड़ीलाल मीणा ने किया है। एक मुद्दे पर नहीं, हर संघर्ष पर संघर्ष किया है। उनके अलावा बाकी लोग हैं, अलग अलग नाम किया है। कुछ जाति समीकरण भी इस बार बदले जाएंगे, और बदलना चाहिए। अगर जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस नहीं और बीजेपी नहीं बदलती है, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका लगेगा। आप भी मुझे बताइए, किस डिक्शनरी में लिखा है कि मीणा जाट या गुजर मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता? है क्या कहीं? नहीं, लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन सर आज तक पॉसिबल भी नहीं हो रहा है। पॉसिबल क्यों नहीं हो? जो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होती है वो कभी तो होती है। जरूरी तो नहीं कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। जब सबसे पहले दलित नहीं बना मुख्यमंत्री वर्षों तक, बाद में जगन्नाथ पाटिया को मिला था ना मौका, और शिवचरण की तो 2% पॉपुलेशन नहीं थी, उसको मौका मिला था ना कांग्रेस के अंदर। ये सब बातें गलत है।
अब सवाल बिल्कुल सही है आपने कहा। मैं आपसे बताता हूँ, आज तक 52 से लेके अब तक सारे मंत्रिमंडल उठाकर देख लो, जैन समाज के कम से कम 3 या 4 मंत्री और राज्य मंत्री रहे हैं। वसुंधरा के राज्य में भी 3 थे, एक राज्य मंत्री भी था। लेकिन ये पहला राज्य आया है भजनलाल की सरकार में जहाँ एक भी जैन को कैबिनेट मंत्री नहीं मिला। तो शिकायत नहीं करेगा वो? क्या जैन समाज शिकायत नहीं करेगा? और कोई जैन समाज को अंडर एस्टिमेट करता है तो मैं उस आदमी को बुद्धिमान इसलिए नहीं कहता हूँ कि जैन समाज को नियुक्ति से ज़्यादा जनता द्वारा समर्थन मिल जाता है। पर मुझे इस बात का तो दुख है, मैं भी जैन हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ा भारी क्रोध है कि जैन समाज के किसी भी आदमी को पूरे भजनलाल मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की जगह न मिलना, ये जैन समाज का घोर अपमान है। मैं तो अभी जैन समाज ने मुझे शंकेश्वर महातीर्थ के अंदर समाज रत्न का दिया है, लखेंद्र स्वामी जी संघपति द्वारा पुरस्कारित नाम। तो मेरा उत्तरदायित्व भी है, मेरा कर्तव्य भी है कि जो हो रहा है जैनों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अभी देखिए ना आप, चेतक के नाम पर हल्दी घाटी में बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, कितनी अच्छी बात है। मैंने महाराणा विश्वराज सिंह जी को आज सुबह किसी के माध्यम से बधाई दी है, वो मेरे निजी मित्र है। मगर जब चेतक ही चेतक का याद आता है तो भामाशाह का नाम क्यों नहीं याद आता है? केवल इसलिए वो जैन था। ये सरकार जैनों की समर्थक नहीं है, जैनों की अवहेलना करती है। और जैन बोलता नहीं है, वो जानते जैन तो क्या है, सर्वसम्मत जाति का आदमी है, बर्दाश्त कर लेगा। बर्दाश्त तो कर लेगा, पर जो मन में खटका पैदा होगा वो नहीं मिटेगा। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का, इन नाराज़गियों का फ़र्क सरकार को भुगतना होता ही है। समय आता है जब, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, इन उपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आने वाले समय में फैसले लेने होंगे। तो ये थी राजनीतिक चर्चा राजस्थान की चाणक्य जी के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।